यस, हेलो एवरीवन, वेलकम टू द ग्लोबल वर्ल्ड एकेडमी। सो आज हम लोग यहाँ पर बात करने वाले हैं कफ सिरप के बारे में। जैसे कि आप सभी ने सुना होगा और न्यूज़पेपर में भी आपने देखा होगा कि कोल्ड्रिफ को मध्य प्रदेश सहित 7 राज्यों में यहाँ पर बैन कर दिया जा चुका है। अब चाहे आप इसे ऑनलाइन सर्च करें या कहीं पर भी किसी भी ऑफलाइन स्टोर पर जाकर चेक करें, अब आपको कोल्ड्रिफ नहीं मिलेगा। सो बेसिकली इसके अंदर ऐसा क्या केमिकल था, ऐसा क्या कंपोजिशन इसके अंदर डाला गया था जिसकी वजह से यहाँ पर 17 बच्चों की डेथ हो चुकी है। सो आज हम लोग यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं कि इस कफ सिरप में ऐसा क्या कंपोजिशन था और अब हमें क्या-क्या प्रिकॉशंस यहाँ पर रखने होंगे जब हम या फिर हम अपने ही बच्चों को जब कफ सिरप दे रहे होंगे, ठीक है? सो सबसे पहले तो बात की जाए कि इसके अंदर जो केमिकल ऐड किया गया था वो था आपका ग्लाइकोल्स के 2 कंपोजिशन यहाँ पर है, दैट इज़ एथिल ग्लाइकोल एंड डाई एथिल ग्लाइकोल। ये दोनों ही काफ़ी ज़हरीले कंपोनेंट यहाँ पर हैं, जो कि यूजुअली आपने डेली लाइफ में यूज़ किए होंगे, चाहे वो पेंट के रूप में किया हो, चाहे वो इंक के रूप में किया हो, क्योंकि ये जो ग्लाइकोल है ये काफ़ी अच्छा सॉल्वेंट, काफ़ी अच्छा विलायक यहाँ पर होता है ना? घोलने में बेसिकली ये काम आता है। कार में एज़ अ कूलेंट की तरह इसको प्रयोग किया जाता है, शीतलक की तरह इसको प्रयोग किया जाता है, ब्रेक के अंदर एज़ अ ल्यूब्रिकेंट की तरह इसका प्रयोग किया जाता है, ठीक है? तो क्या कारण था इसको दवाई में मिलाने का? क्यों इसको कफ सिरप में यहाँ पर ऐड किया जा रहा है? और ये कोई आज की घटना नहीं है कि आज पहली बार श्रीसन कंपनी के द्वारा जो है इसे दवाई के अंदर, कफ सिरप के अंदर मिलाकर बच्चों को यहाँ पर दिया गया या डिलीवर किया गया। सो बेसिकली 1933 से अगर आप बात कर रहे हैं तो ये ऐसी सिचुएशन होती जा रही है। कई सारी गाइडलाइन यहाँ पर आई है। 1933 में पहली बार अमेरिका में जो है कफ सिरप में इसकी मात्रा यहाँ पर मिली थी और अभी तक मैं बात करूँ तो 300 प्लस बच्चे ऐसे हैं जिनकी डेथ यहाँ पर हो चुकी है इस प्रकार के मिलावट की वजह से, जो यूजुअली मिलाया जाता है कफ सिरप के अंदर और भी सारी दवाइयों में मिलाया जाता है, बट इसमें क्यों मिलाया जा रहा है ये रीज़न हमें पता होना चाहिए। तो बेसिकली ये जो कफ सिरप यहाँ पर होता है, एक तो ये कलरलेस यहाँ पर होगा, इसका कोई फ्रेग्रेंस नहीं आता है, ठीक है? तो इसकी वजह से क्या होता है और साथ ही ये चीपर होता है, काफ़ी सस्ता यहाँ पर होता है, तो बहुत सारे लालच के चक्कर में, दवाई को सस्ती बेचने के चक्कर में उसके अंदर ग्लाइकोल डाई एथिल ग्लाइकोल या फिर एथिल ग्लाइकोल को यहाँ पर मिला देते हैं, ठीक है? इसके ग्लाइकोल के 3 कंपोज़िशन यहाँ पर होते हैं। आपने बहुत सारी जगह अपनी दवाइयों के ऊपर, क्योंकि जब पहली बार मैंने ये न्यूज़ सुनी थी, तो सबसे पहले मेरे घर में जो कफ सिरप रखा था उसको मैंने चेक किया कि क्या इसमें ये कंपोजिशन तो नहीं है, क्या इसके अंदर डाई एथिल ग्लाइकोल तो नहीं है। सो कोई भी दवाई बनाने वाला अपने कंपोजिशन में ये नाम ऐड नहीं करेगा, क्योंकि ये दोनों नाम खुद अपने आप में एक ज़हर है ना? तो कोई भी दवाई वाला अपने उस दवाई में जो मिलावट की गई है उसको मेंशन नहीं करेगा। सो बेसिकली ये जो एथिल ग्लाइकोल है और डाई एथिल ग्लाइकोल है, ऐसे ही इसके, जैसे मैंने अभी बताया कि इसके 3 कंपोनेंट यहाँ पर होते हैं, ऐसे ही आपका एक पॉली एथिल ग्लाइकोल भी होता है। जो कॉन्स्टिपेशन जब होता है, जो पाचन तंत्र से संबंधित समस्या यहाँ पर होती है, भोजन डाइजेस्ट नहीं हो पाता है, उसमें ये सब्सटेंस यहाँ पर यूज़ किया जाता है, जो कि हार्मफुल नहीं होता है, ठीक है? सो यहाँ पर हमारे लिए एथिल ग्लाइकोल और डाई एथिल ग्लाइकोल जो है, इन शॉर्ट जिसे हम लोग डीईजी यहाँ पर कह रहे हैं, ये सबसे पहले क्या करते हैं, हमारा जो सेंट्रल नर्व सिस्टम है, केंद्रीय तंत्रिका तंत्र है, इसको बहुत बुरी तरीके से प्रभावित कर देते हैं, जिसकी वजह से बेसिक सिम्पटम्स में आप देख सकते हो कि बुखार आना, ठीक है? और घबराहट यहाँ पर होना, ठीक है? ये कुछ बेसिक सिम्पटम्स यहाँ पर दिखाई देते हैं, जो शुरुआत के 5 से 7 घंटों में दिखाई देंगे। 12 घंटे के बाद जैसे ही ये डीईजी या फिर ईजी हमारे शरीर के अंदर जाता है, तो सबसे पहले ये हमारे टिश्यूज़ जो होते हैं, हमारे शरीर के अंदर जो ऊतक होते हैं, उनके साथ मिल जाता है और पूरे ब्लड को जो है एसिडिक यहाँ पर कर देता है। जब ये किडनी तक पहुँचता है, तो किडनी के अंदर जाकर ये कैल्शियम ऑक्ज़ेलेट क्रिस्टल यहाँ पर बना देता है, जिसकी वजह से किडनी काम करना बंद कर देती है और यूरिनेशन में यहाँ पर दिक्कत आती है। और इसी तरीके से हमारे लंग्स भी अफेक्ट हो जाते हैं, तो इसकी वजह से मल्टी ऑर्गन फेलियर यहाँ पर हो रहा है। अब ये जो कॉल्ड्रिफ की बात यहाँ पर करी जा रही है, कॉल्ड्रिफ के अंदर 46% जो है यहाँ पर डाई एथिलीन ग्लाइकोल मिलाया गया था। मतलब आप ये मानकर चलो कि अगर आप अपने बच्चे को 5 एमएल का यहाँ पर किसी ने ढक्कन दिया होगा, ठीक है? 5 एमएल में से 2.5 एमएल उन्होंने अपने ही हाथों से बच्चों को ज़हर यहाँ पर दे दिया है। इसकी मात्रा 0.1% कहीं-कहीं देखी गई है, तो हालाँकि इसकी वजह से जो है 4 ऐसी सिरप है जिनको बैन कर दिया जा चुका है। यदि वो अभी भी आपके घर में रखी हुई है, तो अभी ही आप जाकर उसे फेंक दीजिए, जिसमें सबसे पहले है कोल्ड्रिफ। कोल्ड्रिफ को कंप्लीटली बैन किया जा चुका है और गुजरात की 2 कफ सिरप और आई है जिनको बैन यहाँ पर किया जा चुका है, जिसमें सबसे पहले आ जाएगी आपकी री लाइफ करके, ठीक है? ये सारे कंपोज़िशन जो इनके पीछे लिखे हुए हैं, वो भी हमने यहाँ पर मेंशन कर दिए हैं, ठीक है? तो सबसे पहले री लाइफ, इसके अंदर भी थोड़ी मात्रा में जो है डाई एथिलीन ग्लाइकोल मिला है। दूसरा जो नाम यहाँ पर आया है रेस्पी फ्रेश करके आया है, इसके अंदर भी
जो डाई एथिलीन ग्लाइकोल है उसका कुछ परसेंटेज यहाँ पर पाया गया है। तो ये दोनों दवाइयाँ गुजरात में बनी हुई है, दोनों को ही बैन कर दिया गया। अब रीजन ये है कि मिलावट करने की जरूरत क्या पड़ी। तो सबसे पहली बात तो ये कि ये काफी चीप है ना, काफी इसकी वजह से हमारी जो दवाई है वो काफी सस्ती हो जाती है। साथ ही ये थिकनेस का भी काम करती है, उसको थोड़ा सा गाढ़ा कर देती है, राइट। और साथ ही जो है ये थोड़ा सा टेस्ट भी उसके अंदर लेकर आ जाती है, जिसकी वजह से हमारा कफ सिरप जो है थोड़ा मीठा यहाँ पर हो जाता है, जो बच्चे लेना पसंद करते हैं, राइट। तो ये दोनों दवाइयाँ यहाँ पर बैन हो चुकी है। अब आप इसके अंदर देखो कि जो री लाइफ था, है ना, 0.616% मात्रा इसके अंदर पाई गई है। आइडियली 0.1% होती तब भी वो हार्मफुल होती, है ना, ये मानक तय सीमा होती है, लेकिन इतना पाया गया, दैट्स वाई इसे बैन कर दिया गया। टीआर सिरप की जो कंपनी है 1.342 मात्रा में पाया गया, दैट्स वाई इसे भी यहाँ पर बैन कर दिया गया है, ठीक है। और उसके बाद बात करें तो राजस्थान में एक बच्चे की भी यहाँ पर मौत हुई है, जिस सरकारी अस्पतालों में एक दवाई यहाँ पर मिलती है डेक्स्ट्रोमेथोफोन HBr सिरप करके, ठीक है। इसमें भी कुछ मात्रा में यहाँ पर डाई एथिल ग्लाइकोल पाया गया है, जिसकी वजह से इसे भी बैन कर दिया गया है। तो यस, अगर ये चारों सिरप आपके पास है, घर में रखे हुए आसपास किसी के पास है, तो जरूर उनसे कहें कि इन्हें सबसे पहले ले जाकर फेंक दे, क्योंकि ये मोस्ट कॉमन है, आपको दिख जाएंगे। अगर आप लोकल किसी से परचेस करते हैं तो डेफिनेटली आपको यही वाले प्रेफर किए जाते हैं, ठीक है। तो इन चारों को सबसे पहले जाकर फेंक दो, नहीं देना है और ना ही किसी को ये देने देना है, ठीक है। अब थोड़ी सी बात और हम लोग कर लेते हैं, क्योंकि यहाँ पर अधूरा नॉलेज सफिशिएंट नहीं है। क्योंकि जैसे अब हमने ग्लाइकोल सुन लिया है, आप न्यूज में भी देख रहे हैं, तो ये नाम अब आपको याद रह जाएगा कि ये हार्मफुल केमिकल है। लेकिन बहुत सारी दवाइयां ऐसी होती है जो ग्लाइकोल के सब्सटेंस का यहाँ पर यूज करती है, तो कहीं हम लोग उस वर्ड से कंफ्यूज नहीं हो जाए। तो ये मैंने अभी आपको एक दवाई दिखाई थी, ये वाली, ठीक है, इसे आप देखिए। तो ग्लाइकोल के बेसिकली तीन सब्सटेंस हो गए, एथिलीन ग्लाइकोल हो गया जो कि जहरीला हो गया, डाई एथिलीन ग्लाइकोल हो गया जो ये भी जहरीला यहाँ पर होता है। तीसरा जो सब्सटेंस होता है दैट इज पॉलीएथिलीन ग्लाइकोल, ठीक है। ये किसके अंदर यूज किया जाता है, ये यूज किया जाता है कॉन्स्टिपेशन के लिए, जो पाचन तंत्र जहां पर भोजन डाइजेस्ट नहीं हो पाता है, उसमें जो है पॉलीएथिलीन ग्लाइकोल मिलाया जाता है, जो कि हार्मफुल नहीं होता है, कुछ मात्रा में ही रहता है, तो ये हार्मफुल नहीं होगा। ये कॉन्स्टिपेशन को ठीक करने में यहाँ पर मदद करता है, ठीक है। तो इस चीज को ध्यान रखिएगा। और हमें क्या क्या प्रिकॉशंस लेने हैं, तो कुछ गाइडलाइंस यहाँ पर दी गई है ना। 2023 में भी ये गाइडलाइन यहाँ पर आई थी कि जो फेनिलफ्राइन HCl वाले कफ सिरप होते हैं, क्योंकि कोई भी कफ सिरप आप खोलोगे तो सबके पीछे ये लिखा हुआ रहता है ना, इंग्लिश में ये वर्ड्स लिखे हुए रहते हैं, तो आप इनका मीनिंग भी देख सकते हो कि किसका काम यहाँ पर क्या होगा। तो जिसके भी अंदर फेनिलफ्राइन HCl लिखा हुआ है ना, या हाइड्रोक्लोराइड यहाँ पर लिखा हुआ है, दैट मीन्स कि वो छोटे बच्चों के लिए एप्लीकेबल नहीं है। 4 साल से छोटे बच्चों को वो वाला कफ सिरप प्रेफर नहीं किया जाता है। तो कभी भी ये वाली गलती नहीं करनी है कि आप अपने लिए कोई कफ सिरप लाए थे, छोटे बच्चों को भी खांसी हो रही तो उनको भी वही दे दिया। यूजुअली यही होता है कि एक ही कफ सिरप होता है, पूरे घर में वही चलता रहता है, सब उसी का यूज करते हैं। तो डेफिनेटली 5 साल के अंडर के जितने भी बच्चे हैं उनके लिए सारी चीजें अलग होती है। तो इस चीज का ध्यान रखना है कि छोटे बच्चों को कफ सिरप प्रेफर ही मत करो, 5 साल से छोटे बच्चों को आप कफ सिरप मत दो। और 2 साल से कम के बच्चों को बिना डॉक्टर की परमिशन के आप कफ सिरप नहीं दे सकते। जितना घरेलू उपचार है उतना आप करिए, है ना, क्योंकि डेफिनेटली बच्चे को 3 4 5 6 7 दिन, कई दिन तक खांसी यहाँ पर रहती है, उस केस में आप डॉक्टर को प्रेफर यहाँ पर कर सकते हैं, डॉक्टर से सुझाव यहाँ पर ले सकते हैं। बट फर्स्ट उपचार यही होगा कि आप घर पे जितने भी तरीके हो सकते हैं वो सारे अपनाइए, और उसी तरीके से आप हमारे बच्चे जो होते हैं उनको ठीक कर सकते हैं, ठीक है। सो ये कुछ गाइडलाइंस यहाँ पर दी गई है कि 2 या 4 साल से कम उम्र के जो बच्चे हैं उनको प्रेफर नहीं किया जाता है कफ सिरप देना। घरेलू उपचार में आप पर्याप्त मात्रा में गर्म पानी पिलाएं, तरल पदार्थ दें, उसको भाप यहाँ पर दें, है ना, जिसकी वजह से कफ सिरप जो होता है वो नॉर्मल होता है, और यूजुअली वो धीरे धीरे ही जाता है, एकदम से नहीं जाएगा, ठीक है। तो कुछ प्रिकॉशंस यहाँ पर दिए गए जिनका ध्यान देना यहाँ पर बहुत जरूरी है। ओके, और जैसे कि मैंने आपको बताया था कि ये घटना कोई आज की नहीं है, ये काफी सालों से यहाँ पर चली जा रही है, ठीक है। 1933 में भी मिलावट की गई थी, 1990 में बांग्लादेश में हुई थी, नाइजीरिया में हुई थी, अमेरिका ने हुई थी। WHO ने 2022 में ही गाइडलाइन यहाँ पर जारी कर दी थी कि ऐसा कोई कंपोजिशन, ऐसी कोई मात्रा जो है एथिलीन ग्लाइकोल हो गया, डाई एथिलीन ग्लाइकोल हो गया, किसी भी दवाई में नहीं होना चाहिए, ठीक है। और साथ ही FDA जो अमेरिका का ड्रग एजेंसी है उसने भी स्ट्रिक्ट गाइडलाइन यहाँ पर दे रखी है। सो हम लोग यही दवाइयाँ वापस बाहर एक्सपोर्ट भी करते हैं, तो वहां पर तो स्ट्रिक्ट रूल बना दिए गए हैं कि कोई भी बात, जो दवाई हम लोग बाहर एक्सपोर्ट करेंगे उसमें ऐसा कोई कंपोजिशन, एथिलीन ग्लाइकोल, डाई एथिलीन ग्लाइकोल, ऐसा कोई भी कंपोजिशन, ऐसा कोई भी जहरीला पदार्थ नहीं होगा। बट जहां पर हम लोग इंडिया के अंदर ही ये दवाइयाँ हर जगह सर्कुलेट हो रही है, हर जगह ये पहुंच रही है,
ठीक है? तो उस पर थोड़ा-सा और ध्यान देने की ज़रूरत है, उस पर थोड़ा-सा और उनकी चेकिंग करने की ज़रूरत है क्योंकि डेफ़िनेटली देखने से, उसको स्मेल करने से ये चीज़ें पता नहीं चलेगा। उसका पूरा सैंपल यहाँ पर लेना होगा, उसको पूरे तरीके से यहाँ पर चेक करना होगा, तभी जितनी भी ऑलरेडी कफ सिरप यहाँ पर मार्केट में चल रही है, उसके बारे में सही जानकारी प्राप्त हो सके, ठीक है? सो आई होप कि इन्फॉर्मेशन आपके लिए हेल्पफुल रही हो। सो ये 4 सिरप जो बताई है, इन पर ध्यान दीजिएगा और कोई भी यूज़ कर रहा है, तो उसे ज़रूर से रोकिएगा, ठीक है? सो मिलेंगे हम लोग अपने नेक्स्ट क्लास में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।